नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके सेक्शन थर्ड का चैप्टर जिसका नाम है अ लॉ दैट विल आउटलॉ मैनी ऑफ योर वरीज़, कहते वो एक ऐसा कानून जो कि आपकी बहुत सारी वरीज़ को जो हैं कहते आपकी ज़िंदगी से बाहर कर देगा, निकाल देगा। यहाँ पे बेसिकली ऑथर हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या क्या इस चैप्टर में हमें मूल मंत्र देना चाहते हैं, वो ये है कि हमें जो वरीज़ हैं उनको एक प्रिंसिपल, एक मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो है उसके साथ हमें देखना चाहिए। वो मेथडोलॉजी क्या है? वो है द लॉ ऑफ एवरेजिंग। जब हम कहते हैं एवरेज के हिसाब से किसी भी एक इंसिडेंस को देखते हैं कि ऑन एन एवरेज कोई इंसिडेंस वरी वाला इंसिडेंस ऑन एन एवरेज कितनी बार हो रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम पाते हैं कि वो जो वरी वाली एक हमारे माइंड में एक सिचुएशन होती है, हम जिस चीज़ को लेके सोच के वरी कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। कहते वो जो एक हमारे दिमाग में एक फ्यूचर के रिगार्डिंग हमारी एक वरी होती है, कहते उसमें अगर लॉ ऑफ एवरेज लगाया जाए तो देखा जाता है कि 99% जो हम जिस चीज़ को फ्यूचर में वरी कर रहे होते हैं वो 99% जो होती ही नहीं है, एक्चुअल में वो हैपन ही नहीं होती हैं। यानी कि हम अननेसेसरी जो है फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को सोच के उनके बारे में वरी कर के हम परेशान होते रहते हैं, अपनी जो फिज़िकल मेंटल जो है कहते हैं बैलेंस ख़राब करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की डिटेल में। ऑथर जहाँ पे बताते हैं कि जब वो छोटे थे, मसूरी में रहते थे, तो वो अपनी मदर को बताते हैं, उनको बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है। और उनके मदर उनको पूछते हैं तुम्हें किस चीज़ का डर लगता है, तो वो बताते हैं ऑथर के छोटे जो वो थे तो उनको बहुत सारी चीज़ों का जो है उनके मन में डर उनको सताता था। उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ से डर लगता था, उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ का फोबिया था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ये फोबिया था कि कहीं जो लाइटनिंग है या कहते हैं आसमानी बिजली है वो चमकेगी, उससे मेरी मौत हो जाएगी। या उनको लगता था कि मैं ज़िंदा ही कहीं दब के ना मर जाऊं। या उनको लगता था कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं, बड़े सीनियर बच्चे हैं, वो उनके जो हैं कान ना काट दें, क्योंकि उनको वो थ्रेट करते थे कि हम तुम्हारे कान काट देंगे। या उनको लगता था, कई बार लगता था कि जब उनकी सो कॉल्ड शादी होगी तो जो उनकी सो कॉल्ड इन फ्यूचर उनकी वाइफ होगी तो वो उनको साथ पहली बार उनके साथ क्या बातें करेंगे और वो कहीं उनको छोड़ के ना भाग जाए। और उसके बाद उनको कोई बीमारी ना हो जाए। तो इस तरह की बड़ी अब्सर्ड सी कहते हैं चीज़ों को सोच के वो परेशान होते रहते थे, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता था। और ऑथर कहते हैं जब प्रैक्टिकली वो थोड़े मैच्योर हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने पाया कि वो जो चीज़ें सोच के छोटे जब वो थे परेशान होते रहते थे, वरी करते थे, तो वो 99% जो वरीज़ थी वो प्रैक्टिकली हैपन ही नहीं हुई, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली हुई नहीं। तो यहाँ पे ऑथर हमें कन्वे क्या करना चाहते हैं, मैसेज ये कन्वे करना चाहते हैं कि हमें जो वरीज़ हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से प्रैक्टिकली 99% जो है वो प्रैक्टिकली हैपन ही नहीं होती हैं, वो चीज़ें जिनके बारे में हम सोच के परेशान हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर बताते हैं कि उनको वरी होती है कि जैसे उनको लगता था कि आसमानी बिजली से उनको ये लगता था कि मेरी डेथ ना हो जाए। तो उन्होंने देखा कि अगर नेशनल सेफ्टी काउंसिल का डाटा उन्होंने चेक किया, या वो उनका जो कहते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल का जो डाटा वो इंडिकेट ये करता था, वो डाटा ये रिप्रेजेंट करता था कि आउट ऑफ 3,50,000 केसेस ऑफ लाइटनिंग में से
एक केस ऐसा होता था जिसमें से लाइटनिंग की वजह से किसी की डेथ होती थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कितनी परसेंटेज ऐसे चांसेस होते थे किसी की लाइटनिंग की वजह से डेथ होती थी। लेकिन ये कहते हैं उस प्रोबेबिलिटी को, इतनी कम प्रोबेबिलिटी के चलते ये अपने आप को ये सोचते रहते थे कहीं मेरी मौत ना हो जाए इस वजह से। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद उनको फियर था कि कहीं मैं दब के ना मर जाऊं। और ये कहते ये जो बड़ा एब्सर्ड एक उनको वरी थी, जबकि ये अगर लास्ट कहते अगर 5, 7 या 10 सेंचुरीज़ का अगर डाटा उठाकर देखा जाए तो वहाँ में क्या था, बेसिकली कहते 1% आउट ऑफ 10 मिलियन पीपल जो था, एक केस ऐसा होता था कि जो कि दब के मर जाता था। तो अब कहते हैं ये अगर ये सोच के परेशान होना कि मैं कहीं दब के ना मर जाऊं, तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉनसेंस। तो ये भी इस चीज़ को वो नलीफाई करते हैं कि ये इस तरह का वरी करना ये बेवकूफ़ी है, बिल्कुल एक सरासर बेवकूफ़ी है। और इसके बाद बताते हैं कि उनको एक और जो एक प्रैक्टिकली जिस चीज़ के बारे में वरी हमें करना चाहिए रादर इंस्टेड ऑफ दीज फुलिश थिंग्स, वो ये है कि डाटा ये बताता है कि एवरी 8th पर्सन इन अमेरिका उस वक्त के डाटे के हिसाब से हर 8वें व्यक्ति को जो है कैंसर हो रहा था। तो ये एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसके रिगार्डिंग वरी करना चाहिए था कि यस ये एक ऐसा इशू है कि एवरी 8th पर्सन जो है जिसको कैंसर हो रहा है, और कैंसर की वजह से ऑब्वियस आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट सच इश्यूज़ जहाँ पे एवरेज ये इंडिकेट करती थी कि जो फर्टिलिटी है या मौत के जो कारण हैं वो ज़्यादा हैं कैंसर की वजह से, इंस्टेड ऑफ के दब के मर जाना या लाइटनिंग की वजह से डेथ होना उसके कंपैरेटिवली। तो हमें कहते उस ऐसे इश्यूज़ को कंसर्न या ऐसे के इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए जिनमें जो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से जो हैं इश्यूज़ जो हैं, कंसर्न जो हैं ज़्यादा हैं। तो यही जो एक प्रिंसिपल यहाँ पे ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज जो है, ये जो मेथड है, ये जो प्रिंसिपल है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। जब हम ये फॉलो करते हैं तो हमारी कहते हैं 99% जो हमारी वरीज़ हैं लाइफ की वो अपने आप एलिमिनेट हो जाती हैं। और यहाँ पे एग्जांपल देते हैं ऑथर, कहते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी थी, लॉयड कंपनी ऑफ, ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी थी, लंदन की कंपनी थी। ये इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, कहते हैं ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं अपने कहते हैं लोगों की इंश्योरेंस करके उनको कमा रहे थे। और लोगों को किस चीज़ का डर था, उनको अपनी लाइफ की चिंता थी, उनको अपनी डेथ का होने का चांसेस, उनको ये वरी था कि हमारी डेथ ना हो जाए, हमारी डेथ ना हो जाए। और ये कंपनी जो है उस चीज़ को निगेश करती थी, उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, इनको इस तरह से ये एक तरह से पोर्ट्रेट करते थे कि क्या क्या सिनेरियोज़ हैं और उनमें कुछ भी हो सकता है और आपकी लाइफ जो है इनसिक्योर है, तो आप इंश्योरेंस करवाइए। तो कहते हैं इस तरह से ये कंपनी जो है अपनी मार्केटिंग करके जो है इनकी जो सेल्स हैं डे बाई डे बढ़ती जा रही थी। और पिछले कहते हैं 200 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ाया और इन फ्यूचर भी इनका बिजनेस जो है इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये जो एक और ये इनका बिजनेस क्यों बढ़ रहा था इनका, और रादर यू कैन से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी। और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का कारण क्या था, क्योंकि इनको भी पता था कि ऑन एन एवरेज, अगर लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से प्रैक्टिकली क्या होता था कि प्रैक्टिकली ये होता था कि एक्चुअल में रियलिटी में जो फर्टिलिटी होती थी या मौतें होती थी वो बहुत कम होती थी एज़ कम्पेयर टू जो कि लोगों को ये फील होता था या ये कन्वे किया जाता था या ये पोर्ट्रेट किया जाता था इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि आपकी लाइफ है जो इनसिक्योर है, आप अपना बीमा करवाइए, आप अपनी इंश्योरेंस करवाइए। तो ये जो है इस तरीके से होता क्या था, लोग मैक्सिमम अपनी इंश्योरेंस करवाते थे और इस तरह से फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनी को होता था क्योंकि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती थी और रियल सेंस में ऑन एन एवरेज जो थी वो फर्टिलिटीज़ कम होती थी। इनको कहते हैं इनके जो कॉस्ट थे कंपनीज़ के वो कम थे एज़ कम्पेयर टू देयर प्रॉफिट्स।
तो ये जो लॉ ऑफ एवरेज को बहुत अच्छी तरीके से ये इंश्योरेंस कंपनी अंडरस्टैंड करती थी, और उनको अंडरस्टैंड करते हुए ये अपना ये जो बिजनेस बढ़ा पाती थी और उनसे जो मैक्सिमम बेनिफिट लेती थी। और यहाँ पे ऑथर हमें कहते हैं कि इसी के साथ हमें समझाना चाहते हैं कि एक बार इन्होंने बताया कि इनको एक बेसिकली मिस्टर एंड मिसिज़ हर्बर्ट सेलिंगर मिलते हैं, वो इनके फ्रेंड ही होते हैं। ये जो मिसिज़ सेलिंगर होते हैं, ऑथर को लगता है कि ये बड़ी कूल एंड काम लेडी हैं, और क्योंकि वो जब भी मिलते थे तो बड़े एक डिसेंट तरीके से, अच्छे तरीके से बिहेव करती थी। तो एक बार उन्होंने आखिर उनको एक बार डिनर पे उनको बोल दिया कि आप जो है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी डिसेंसी, आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है, वो मैं उस चीज़ से बहुत प्रभावित हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड ड्यू टू दिस। तो वो लेडी बताती हैं, मिसिस सेलिंगर बताती हैं कि ये जो भी आप देख रहे हैं ये मैं ऐसी नहीं थी, मेरी सिचुएशन जो थी इन पास्ट जो कहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल इससे ऑपोजिट थी। वो फिर अपनी हिस्ट्री बताती हैं, वो क्या थी बेसिकली। वो बताती हैं कि ये जो है, दिस इज़ माई सेकंड मैरिज। पहली मैरिज में क्या था उस वक्त जो था, ये कहती हैं कि मुझे बहुत कहते हैं वरी में रहने की आदत थी, मुझे पैनिक अटैक्स होते थे। और मेरी वरी की हालात क्या थे, कहते कि जो पहली शादी थी उसमें भी उनके बच्चे थे। तो वरी की वो एग्ज़ाम्पल्स देती हैं, कहते जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी मार्केट में जाती थी तो उनको वरी की एग्ज़ाम्पल्स देते हुए बताती थी कि मुझे वरी ये होती थी कि मैं मार्केट में आ गई हूँ, पीछे पता नहीं जो है, जो मेड है वो बच्चों को अकेला छोड़ के भाग ना गई हो, कहीं घर में आग ना लग गई हो, कहीं बच्चे जो हैं वो साइकिल चलाते चलाते वो कहीं उनको कार हिट ना कर गई हो, उनकी डेथ ना हो गई हो, और घर में कहीं चोरी ना हो गई हो। तो कई बार तो कहते हैं ऐसा होता था कि वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में गए होती थी तो वहाँ पे वो बीच में काम छोड़ के वो भाग के वापस आती थी, ये चेक करने के लिए कि वो जो उनके दिमाग में वरी चल रही है वो कहीं वो प्रैक्टिकली वो हो तो नहीं गई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेंटली कितनी डिस्टर्ब थी, या कितनी उनको शॉक्स में रहती थी, या कितना फोबिया में रहती थी, वो मेंटली इम्बैलेंस थी वो। तो इस तरीके से उनकी जो पहली मैरिज कहते हैं वो दैट वाज ए फेलियर। और उसके बाद जब उनकी दोबारा अभी जो सेकंड मैरिज थी वो सक्सेसफुल थी। वो इसलिए सक्सेसफुल थी क्योंकि ये जो जेंटलमैन थे मिस्टर सेलिंगर, ये बहुत कूल एंड काम, एक बेसिकली बाय प्रोफेशन एडवोकेट थे। और ये जो जब भी कोई इशू होता था, जब भी कोई कंसर्न होता था, जब भी कोई वरी वाली सिचुएशन होती थी, फेस करते थे ये कपल, तो ये जो बहुत मेच्योरली उनको हैंडल करते थे मिस्टर सेलिंगर। वो कहते थे कि कोई बात नहीं, हम लेट अस जस्ट रिलैक्स, अपनी वाइफ को कहते थे जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल सी कि क्या है और कैसे कैसे इसको हमने हैंडल करना है, और लेट अस सी द फैक्ट्स, कि हम देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं और फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हमने करना क्या है। तो बेसिकली इस तरीके से वो कोई भी ऐसी वरी वाली सिचुएशन को या पैनिक वाली सिचुएशन को बड़े ठंडे तरीके से उसको एनालाइज करते थे, उसके बाद फिर वो डिसाइड करते थे कि करना क्या है। तो इससे होता क्या था कि वो जो इस तरह की सो कॉल्ड अननेसेसरी की जो पैनिक या एक तरह वरी वाली सिचुएशन होती थी, वो मैक्सिमम टाइम क्या होती थी, विदाउट एक्टिंग और रिएक्टिंग ऑन देम, वो ठीक हो जाती थी, सॉल्व हो जाती थी। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी, कहते वो एक बार क्या था, एक बार टूर पे निकले हस्बैंड वाइफ मिस्टर एंड मिसेस सेलिंगर। तो रास्ते में क्या हुआ कि तूफ़ान आ गया और लिटरली बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। तो उनकी जो गाड़ी थी वो लिटरली रास्ते में बहुत चिकड़ था, तो मड था, तो उसकी वजह से स्लिपरी हो गई रोड। तो मिसेस सेलिंगर को लगना शुरू हो गया, इनको वरी होना शुरू हो गया कि अब जो है गाड़ी हमारी जो है स्लिप करेगी और कहीं सी ऑफ द रोड जो किसी खाई में गिर जाएगी, हम एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, इस तरह की इनको वरी होनी शुरू हो गई। तो जो मिस्टर स्लिंगर थे उन्होंने इनको थोड़ा रिलैक्स किया, उनको शांत किया, कहते वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी बहुत धीरे से आराम से चला रहा हूँ और ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। और साथ में उन्होंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इस चीज़ को मत घबराओ, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर देखें ऐसे जो ऐसी रोड्स पे ये जो हैं, अगर डाटा देखें हम एनालाइज करें तो ऐसे रोड्स में जब ऐसे हालात होते हैं, रेन स्टॉर्म होते हैं और ऐसी रोड्स पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो हिस्टोरिकली डाटा अगर उठा के देखें तो एक्सीडेंट्स के जो हैं चांसेस बहुत कम हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब इसके बाद क्या है, वो उसकी वाइफ जो है मिसिस स्लिंगर हैं वो शांत होती हैं, उनका माइंड जो है रिलैक्स होता है। तो इस तरीके से वो उस सिचुएशन को जो मिस्टर स्लिंगर हैं वो हैंडल करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं कि मिस्टर एंड मिसिस स्लिंगर एक बार माउंटेनिंग करने गए होते हैं, हाइकिंग पे गए होते हैं और एक पहाड़ी पे अप्रॉक्सीमेटली 7,000 फीट अबव द सी लेवल वहाँ पे वो कैंपिंग कर रहे होते हैं। ऑल ऑफ ए सडन वहाँ पे भी तूफान आ जाता है और इनके जो हैं कैंप जो इनके जो लगे होते हैं वहाँ पे लिटरली उनके जो हैं हवा की वजह से जो हैं उनके जो हैं सारे उनके टेंट्स वगैरह उनके जो लिटरली उखड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ हैं उनको बहुत घबरा जाती हैं, पैनिक में आ जाती हैं कि अब हमारी जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है। तब ये मिस्टर स्लिंगर बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जो टेंट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बड़े इस हिसाब से बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आती रहती हैं, तो ये उस चीज़ को बियर करने के लिए उस हिसाब से ये मैनेज कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट को झेल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे एक गाइड है और वो गाइड को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है अगर सिचुएशन वर्स होती है। तो और ऑन एन एवरेज कहते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो सारे गाइड हमारे साथ है और ये जो टेंट्स जो हैं ये ऑलरेडी इस तरह के एनवायरनमेंट को बियर करने के लिए या उसको टॉलरेट करने के हिसाब से ये उसी तरह से बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, इनकी स्ट्रेंथ वैसी है। जब ये सारी चीज़ें उनके साथ करते हैं, बताते हैं, तो वो शांत हो जाती हैं और इस चीज़ को शांत होने के बाद फिर वो कहते हैं ये उनका जो सो कॉल्ड एक पैनिक वाली एक वरी वाली सिचुएशन होती है वो सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, इनकी लाइफ में एक और इंसिडेंस शेयर करते हैं मिसेस स्लिंगर। कहते हैं कि वो क्या था बेसिकली कि कैलिफोर्निया में एक बार एक बहुत बड़ा एक एपिडेमिक सिचुएशन होती है। वो क्या होता है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस एपिडेमिक होता है। ये इन्फेंटाइल पैरालिसिस अटैक बेसिकली एपिडेमिक ये क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है और इसमें बहुत सारी ये डेथ्स हो जाती हैं, ये डेथ्स का कॉज होते हैं। और ये इसको जब ये देखती हैं, इनके बच्चे होते हैं, तो ये जो मिसेस स्लिंगर होती हैं तो इनको बड़ा ये बिल्कुल पैनिक में आ जाती हैं कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो ये बिल्कुल वरी करना शुरू कर देती हैं। बट ये मिस्टर स्लिंगर जो हैं उसको शांत करते हैं, कहते कोई बात नहीं, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, हमें जो है इसको एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस इन द सेंस कि हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उनको उनका जो है कहते हैं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हैं, किसी और के साथ उनको कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। इस तरह से वो प्रिकॉशंस रखते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सारी सिचुएशन से वो निकल पाते हैं। और डाटा क्या बताता है, ऑन एन एवरेज डाटा ये बताता है कि आउट ऑफ वो उस सारे एपिसोड में 2000 केसेस इन्फेक्शन के होते हैं, बच्चों के इन्फेक्टेड होते हैं उस एपिडेमिक में। और उसमें से कहते हैं आउट ऑफ 2000 केसेस ओनली 200 जो हैं उनमें बेसिकली सीवियर सिम्टम्स आते हैं, तो डेथ किसी की नहीं होती है। तो कहते हैं कि इस तरह से जो है उनका पैनिक जो था वो अननेसेसरी
अननेसेसरी था और इतनी पैनिक वाली ज़रूरत नहीं थी जितना उन्होंने अपने आप अपने माइंड में क्रिएट कर लिया था। और जो डाटा ऑन एन एवरेज बताता था वो भी यही इंडिकेट करता था कि ऐसा प्रैक्टिकली है नहीं जितना वो उन्होंने एक्सग्रेट कर लिया था अपने माइंड में, उस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के अपने माइंड में उस चीज़ को सोचना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर करते हैं ऑथर, वो थे एक मिस्टर जिम ग्रैंट थे। वो जिम ग्रैंट क्या थे, वो एक ग्रैंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी उनकी अपनी। वो क्या थे, बेसिकली ऑरेंज की सप्लाई करते थे। उसके ऑरेंज वो लेके आते थे, फ्लोरिडा से बाय करते थे ऑरेंजेस वो, और वो बाया ट्रेन जो हैं कार लोड्स वैगन्स के थ्रू, जो ट्रेन वैगन्स की थे उनमें ऑन एन एवरेज कहते हैं 10 से 15 जो थे ऑर्डर करके वो पर मंथ मंगवाते थे। इस तरीके से उनका बिजनेस चलता था। तो अब होता क्या था वो उनको चिंता शुरू हो गई। उन्होंने एक वरी करने की उनको आदत पड़ गई। वरी क्या करने की आदत पड़ गई, वरी उनको ये होना शुरू हो गया कि वो जो ट्रेन वैगन्स हैं वो कहीं उनका रास्ते में एक्सीडेंट ना होना शुरू हो जाए। अगर वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो उनका क्या होगा, उनके जो हैं सारे जो ऑरेंजेस हैं वो ख़राब हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो उनको बहुत सारा लॉस हो जाएगा, बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। एक तो ये उनको एक तरह से वरी का होना शुरू हो गया। दूसरा वरी उनको ये होना शुरू हो गया कि कहीं रास्ते में ब्रिज पड़ते थे, कहीं वो ब्रिज ना टूट जाए। ब्रिज टूट गया तो वो ट्रेन जो है उसमें गिर जाएगी, तो फिर उनका जो है इस तरह से उनका बिजनेस को लॉस होगा, क्योंकि जो उनकी ऑरेंजेस हैं वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप में एक माइंड में जो एक अपने आप में इमेजिनरी विशियस साइकिल क्रिएट कर लिया, और जिसका को इट वाज जस्ट लाइक अ बेसलेस सिचुएशन जो कि उन्होंने एक वरी की अपने माइंड में क्रिएट कर ली। तो अब यहाँ पे अगर उन्होंने फिर इसको एनालाइज किया प्रैक्टिकली एनालाइज करके ऑन एन एवरेज उन्होंने देखा कि रियलिटी क्या थी, फैक्ट्स एंड डाटा क्या बता रहा था। फैक्ट्स एंड डाटा ये बता रहा था कि उनके वो जो वैगन्स वो मंगवा रहे थे, हिस्टोरिकली डाटा ये बता रहा था कि आउट ऑफ 5000 कार लोड्स जो थे उसमें से एक बार एक्सीडेंट हो रहा था, या एक बार ऐसा इंसिडेंस हो रहा था जहाँ पे उनको जो कहते हैं लॉस हो रहा था, इन द सेंस कि जो एक्सीडेंट की वजह से उनका वेस्टेज हो रही थी आउट ऑफ 5000। यानी कि अब इसकी रेशो देख लीजिए 1 वर्सेस 5000। और जो इस तरह से ये एवरेज वाइज ऑन एन एवरेज ये कुछ भी नहीं था, इट वाज नेग्लिजिबल। तो वो अननेसेसरली अपने आप को वरी कर रहे थे, और वरी की वजह से हालात उनके इतने ख़राब हो गए थे कि उनको पैनिक अटैक्स हो रहे थे, उनको इंसोम्निया हो गया था, उनको स्टमक अल्सर्स हो गए थे। तो इतनी ज़्यादा उनकी बुरी हालत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी जो उनको एक वरी की वजह थी वो था, उनको लग रहा था कहीं ब्रिज कोलैप्स ना हो जाए, तो ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो अब ये ब्रिज कोलैप्स होने वाली जो एक तरह से ये एक बिल्कुल अबसर्ड की जो उनमें दिमाग में ये एक बात चल रही थी, उनको डाटे को एनालाइज किया तो कि पास्ट में हिस्ट्री में ये ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। तब उन्होंने पाया इस तरह का एक भी इंसिडेंस नहीं हुआ है। तब फिर उन्होंने अपने आप में कहते हैं उनको एक तरह से शर्म भी आई, उनको अपने फुलिशनेस पे जो एक कहते हैं उसको उनको शर्म भी आई कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और प्रैक्टिकली ऐसा हिस्ट्री में हुआ तो है नहीं, और मैं क्यों सोच रहा हूँ इस तरह का। तो उनको कहते हैं एक तरह से आप अपने आप में एक शर्म महसूस हुई। और फाइनली, और ये क्यों हो पाया, क्योंकि उन्होंने पिछला जो है डाटा देखा और उसकी एवरेज देखी कि एवरेज प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। तो एवरेज ने बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इन दोनों को जब एनालाइज करने के बाद फिर वो जो है उनका जो माइंड ने है कहते हैं वो वरी को करना धीरे धीरे छोड़ा, और उनकी जो सिचुएशन है इम्प्रूव हुई। और इसके बाद इसी तरह से और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक शेयर करते हैं, मिस्टर फ्रेडरिक थे। मिस्टर फ्रेडरिक क्या थे, बेसिकली वो 1944 में एक यू कैन से सिग्नल सर्विस कंपनी थी। वो सिग्नल सर्विस कंपनी क्या काम करती थी, वो स्लिट ट्रेंचेस बेसिकली बनाती थी।
वो स्लिट ट्रेंचेस क्या थे? स्लिट ट्रेंचेस बेसिकली उस वक्त क्या थी, वॉर चल रही थी जर्मनी के साथ। तो वो स्लिट ट्रेंचेस बनाते थे। वो जब स्लिट ट्रेंचेस बना रहे थे तो वो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो है एक तरह से उनकी ही अपनी सो कॉल्ड कब्र है, या उनकी अपनी ग्रेव है। तो ये फील कर कर के उनको वरी होना शुरू हो गया। और उसी दौरान क्या हुआ कि जो जर्मन एरोप्लेन्स थे उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। तब उनको और ज़्यादा पैनिक शुरू हो गया, उनको और ज़्यादा वरी होना शुरू हो गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी मौत पक्की है, और मेरी यहीं पे जो ट्रेंच है यही मेरी ग्रेव बनने वाली है, यहीं पे मेरा कब्र बनने वाली है। और ये ऐसे ही 4-5 दिन ये चलता रहा और वरी उनकी बढ़ती रही। उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, इंसोम्निया हो गया, कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, और लिटरली पेट में जैसे कहते हैं वो एक तरह से अल्सर होने तक की पोजीशन हो गई। तो ये फिर उन्होंने देखा ऑन एवरेज पिछले 5-6 दिनों में कितने बंदे मरे या ये बम्बार्डमेंट में क्या हुआ, क्या लॉस हुआ। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 बंदे जो थे, पूरी उनकी जो सो कॉल्ड इन्फेंट्री थी वहाँ पे, जितनी भी उनके जो साथी थे, सिर्फ 2 जो सोल्जर्स थे या सो कॉल्ड उनकी सर्विस मैन थे, वो बेसिकली इंजर हुए थे। और वो भी इंजर्ड इसलिए हुए थे कि जो आर्टिलरी थी वो यूज़ कर रहे थे आर्मी वाले, उन्हीं के आर्मी के वो जो थे, उनकी जो आर्टिलरी के कुछ शेल्स जो हैं वो उनके जो हैं सो कॉल्ड ट्रेंचेस में गिर रहे थे। तो यानी कि उसका रीज़न भी खुद ही थे वो, मतलब उनकी अपनी गलती की वजह से ही वो इंजर्ड हुए थे। उस जो कहते जर्मन बम्स जो गिर रहे थे उनकी वजह से नहीं हुए थे। तो अल्टीमेटली इन्होंने जब वो देखा कि मैं अननेसेसरली ये वरी कर कर के कि बम्स की वजह से मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये मेरी यहीं पे कवर बन जाएगी, तो ये इट वाज जस्ट अ नॉनसेंस एट देयर एंड। तो फिर उन्होंने इस चीज़ को जो है इसके बारे में सोचना बंद किया, और उनकी जो कहते हैं जो स्टेट थी नॉर्मल हो गई, मेंटल स्टेट जो थी, और उसका इफेक्ट हम अल्टीमेटली ऑब्वियस उनकी फिजिकल स्टेट पे भी पड़ा और वो ठीक हो गई। और यहाँ पे एक और फाइनली ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट नेवी में क्या था बेसिकली, जब वहाँ पे भी एक ये जो लॉ ऑफ एवरेज है वो यूज़ करते थे। वो किस तरह से यूज़ करते थे, वो जो सेलर्स एक्सेलर्स थे या नेवी के पर्सन्स थे, उनको शिप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते थे कि वो शिप्स को लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, जो उनके सेलर्स होते थे। और उनमें शिप्स में होता क्या था, उनमें ऑक्टेन गैसोलीन होती थी जो कि हाईली इनफ्लेमेबल होती थी। और उनका रिस्क ये होता था कि अगर किसी दुश्मन के टॉर्पेडो ने हिट कर दिया तो वो सारा का सारा ब्लास्ट कर जाएगा और सारे बंदे मर जाएंगे। और ये जो एक्सेलर्स होते थे, इनको अपनी लाइफ का बहुत थ्रेट होता था कि हम अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम सारे मारे जाएंगे, तो उनको बहुत इस चीज़ का वरी होता था। अब ये जो नेवी थी, ये अब वो लॉ ऑफ एवरेज को यूज़ करते थे, उस मेथडोलॉजी, उस प्रिंसिपल को यूज़ करके उनके माइंड को, उनकी जो वरी थी, उनको जो कूल डाउन करते थे, उनको काम डाउन करते थे। वो कैसे करते थे, ये उनको बताते थे कि देखिए जो ऐसे सिनेरियो हैं जहाँ पे आपके जो टैंकर लेके जा रहे हैं, गैसोलीन का शिप्स लेके जा रहे हैं, वहाँ पे टॉर्पीडो हिट करने के जो चांसेस हैं वो आउट ऑफ 100 वो हैं 60, यानी कि 60/40, यानी कि 60% जो हैं हिट नहीं होते थे टॉर्पीडो, और 40 टाइम्स जो हैं टॉर्पीडो हिट होते थे। और 40 में से जो हैं कहते 5% जो हैं ऐसे होते थे केस जहाँ पे शिप्स जो हैं वो डूब जाते थे, यानी कि टॉर्पीडो हिट करने के बाद ब्लास्ट कर जाते थे और वो जो है डूब जाते थे, और उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ होती थी। यानी कि ओवरऑल एवरेज अगर देखते तो ये शो होता था कि जो एक्चुअल कैजुअलिटी होती थी वो आउट ऑफ 100 वो 5% होती थी। तो इस तरीके से जो है उनकी जो वरी थी, एक सिचुएशन उन सेलर्स की, एक्स सेलर्स की, वो बहुत कम हो जाती थी और उनका हौसला बढ़ जाता था। तो इस तरीके से जो नेवी थी वो इस लॉ ऑफ एवरेज को वो यूटिलाइज करते थे।
तो अल्टीमेटली जो ऑथर हमें कन्वे करना चाहते हैं मैसेज वो यही है कि अगर हमने अपनी वरी की हैबिट को, वरी की आदत को अगर हमने अपनी लाइफ से हटाना है, इसको दूर करना है, तो उसके लिए रूल क्या है? उसके लिए रूल ये है कि हमें ये जो लॉ ऑफ एवरेज है इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अपनी माइंड में ये लॉ ऑफ एवरेज को रखना है, याद रखना है कि ऑन एन एवरेज कोई जो इंसिडेंस है, जो एक बुरी घटना है वो कितना हो रही है ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकली, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो एक इमेजिनरी वरी की सिचुएशन हम क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, हमें उसको अवॉइड करना है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है अपनी रिटेन कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेट विद द इनएविटेबल, जो कि नेक्स्ट इस बुक का चैप्टर है। और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी इस चैप्टर की। आपने मुझे इतना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।